नमस्कार प्यारे साथियों। प्रीमियर आधारित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का मैं सौरभ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के लिए ये हमारी हिंदी की दूसरी क्लास है। और दोस्तों, बिना समय को गवाएं सीधे हम अपने पॉइंट पर आते हैं, मतलब हमारे टॉपिक पर आते हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अपनी पहली हिंदी क्लास में हम हिंदी भाषा के वर्णमाला से शुरुआत किए थे कि वर्णमाला क्या होती है और किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ था। और अपनी अंतिम कक्षा में यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हुई तो जरूर देखिएगा। मतलब हमारी पहली क्लास और आज की इस क्लास के लिए हमारी जो अंतिम क्लास थी उसमें हमने शुरुआत किए थे, देखे थे कि हिंदी वर्णमाला का विकास किस प्रकार से होता है। हिंदी वर्णमाला की हम बात कर रहे थे। वर्णमाला का मतलब हिंदी में वर्णों का विकास। और देखिएगा, हिंदी वर्णमाला जब बात करें हिंदी भाषा, हमको बेसिकली पढ़ना क्या है, हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। और हिंदी भाषा का मतलब क्या होता है, हिंदी में किस प्रकार से वर्णों का विकास हुआ। और देखिएगा, हम देख रहे थे कि सबसे पहले व्यक्ति के मुख से बोलो क्या है, ध्वनि निकलती है। और जब इस ध्वनि को हम कुछ लिखित चिन्ह देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं वर्ण। ठीक है। और वर्ण के बाद में वर्णों का जो समूह होता है और वह होता है अक्षर। हम देखे थे कि अक्षर के बाद में जो अक्षरों का समूह होता है, ध्यान दीजिएगा, वह होता है शब्द। फिर हम देखे थे जो शब्दों का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित समूह होता है उसे हम कहते हैं पद। और पद के बाद में बना था पद बंध। और मेरे साथियों, पद बंध मिलकर बनाते हैं उपवाक्य को। और उपवाक्य के बाद में जब ये मिलते हैं आपस में तो बनाते हैं वाक्य। हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं कि ध्वनि क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, उसके बाद में वर्ण से कैसे अक्षर का निर्माण, अक्षर से शब्द, शब्द से पद, पद से पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। हम उन सभी पहलू पर बात किए थे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, लिखित में या आपकी मौखिक इकाई सबसे छोटी कौन सी होती है, शब्दों के अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, सार्थक कौन से होते हैं, निरर्थक कौन से होते हैं। इन सभी पॉइंट पे हम बात कर चुके हैं। आज हमको आगे बढ़ना है वर्ण में। तो ध्यान दीजिएगा, हम वर्णमाला पढ़ने वाले हैं और वर्णमाला में शुरुआत किससे होती है, वर्णों से होती है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हिंदी वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, एक शब्द हमारे पास में वर्णमाला। प्यारे साथियों, वर्णमाला का मतलब क्या होता है, माला मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार की, चाहे वो फूलों की माला हो, मोतियों की माला हो या हीरे की माला हो, क्या होते हैं उस पर छोटे छोटे उसके कण मिलके एक पूरी की पूरी श्रृंखला बनाते हैं। इसका मतलब हमारे पास में हम हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं तो एक व्यवस्थित क्रम में हमारे पास में वर्णों का समूह होगा और वही बोलो क्या होता है, वर्णमाला। तो ध्यान देना, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। और यही क्या होता है, वर्णमाला होती है। वर्णमाला की परिभाषा क्या बनेगी, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। यदि आप उनको व्यवस्थित नहीं करेंगे तो अव्यवस्थित रहेगा, तो वह माला नहीं बन सकती, श्रृंखला नहीं बन सकती। प्यारे साथियों, तो हमको देखना है वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है। अब बात आती है कि हिंदी की वर्णमाला में कुल वर्ण है कितने, कुल वर्ण कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में अभी कुछ वर्ष पहले, मतलब 2000 बात करें कि 24 के पहले 52 वर्ण होते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी फिलहाल में पिछले 2-3 वर्षों में, ये बात है 24 की बात है, कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने एक नए वर्ण को हिंदी वर्णमाला में मानक वर्ण का स्थान दिया, मतलब हिंदी वर्णमाला में शामिल किया है। और उसको जोड़ने के बाद में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 53 हो गई है। तो प्यारे साथियों को ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 53 है, ना कि 52 है। पहली बात। अब बात यह आती है कि जो कुल वर्ण है संख्या में 53 होते हैं, तो ये वर्ण कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के ये वर्ण हैं। तो वर्णों को, जो हमारे पास में कुल 53 वर्ण है, इनको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। तो देखिएगा, मुख्य रूप से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरे होते हैं व्यंजन, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा तीसरे होते हैं, इनको बोलते हैं अयोग वाह वर्ण। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो उत्तर कितना होगा, 53। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इनके हमको प्रकार की बात करना है। तो वर्ण मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण और तीसरा होता है अयोग वाह, जो कि बोलो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से वर्ण की गिनती में आते हैं, वर्ण होते हैं। अब हमको ये देखना कि 53 में से स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और अयोगवाह कितने होते हैं।
सबसे आसान जो होता है कि स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो स्वर संख्या में कुल 11 होते हैं। अयोवाह मैं आपको बता दूं कि अयोवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो देखिएगा 11 और 2 कितना हो गया आपका, 13 हो गया। तो यहाँ पास में हमारे पास में व्यंजन कितने बचे, तो व्यंजन हमारे पास में बचते हैं 40। और यहीं से अब नए प्रश्न निकलना चालू हो रहे हैं। एक पुराने समय तक एक प्रश्न आता था कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, और उसका उत्तर बड़ा आसान सा होता था कि 33 होती है, 33 होती है। ठीक है, तो प्रश्न पूछता था कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर होता आपका 33। ध्यान देना, लेकिन आपके सामने है जब स्वर वर्ण 11 होते हैं, अयोवाह की संख्या 2 होती है, तो व्यंजन कितने होंगे, व्यंजन 40 ही होंगे। तो फिर ये 33 और 40 में अंतर क्या है, क्या होगा 33 और क्या होगा 40? तो ध्यान देना, यहाँ जो 40 आप देख रहे हैं ये क्या बोलिए, व्यंजनों की कुल संख्या। यदि आपसे प्रश्न बने कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा व्यंजनों की कुल संख्या होती है 40। और इन 40 में आपसे पूछे कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन, तो आपको उत्तर देना है 33। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न सही क्या होता है, प्रश्न होता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। पर यदि प्रश्न बने कि कुल व्यंजन कितने होते हैं या कुल व्यंजनों की संख्या क्या होगी, तो उत्तर बोलो क्या होगा, 40। क्योंकि आपके सामने यहाँ पास में जब 11 स्वर है और 2 अयोवाह है, तो 40 ही व्यंजन बचेंगे। प्यारे साथियों, तो यहाँ बोलो क्या हो गया, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 40 होती है। इन 40 में से मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33। ठीक है, तो कितने बचे, 7। तो 7 जो आपके व्यंजन बच रहे हैं वो अन्य प्रकार के होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इन 7 में से कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले इसमें से आता है आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 4। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, 4 होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त कितने हो गए, 4। इसके बाद देखिएगा एक होते हैं उच्छिप्त, इनको हम बोलते हैं द्विगुण, द्विगुण, इनकी संख्या होती है 2। आपको पता होगा एक होता है अढ़ा और एक होता है अड़ा। ठीक है, ये क्या होता है, छा, छत्री का, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो 4 और 2 6। और देखिएगा, ये जिस तीसरे वर्ण के बारे में मैं बात करने वाला हूं मेरे भाई, और ये तीसरा वर्ण बोलो क्या है, जो 53वें नंबर का, 52 के बाद में जो 53वें नंबर का वर्ण को जोड़ा गया है, ध्यान देना, ये इन्हीं 7 में से एक है और इसका नाम है विशिष्ट व्यंजन। ये एक अलग से विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है और संख्या में कितना होगा, 1। और ध्यान दीजिएगा, इसको हम पढ़ते हैं ला, ये इस प्रकार से, ये ला है। इसका उच्चारण ला के समान होता है। मराठी राजस्थानी भाषा में इसका बहुत अधिक प्रयोग हुआ। अत्यधिक प्रयोग होने के कारण, बहुत अधिक कॉमन होने के कारण, एक बड़े क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसको हिंदी भाषा के वर्णमाला में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये बोलो क्या हो गया, विशिष्ट व्यंजन। तो 33 तो हो गए मूल व्यंजन, 4 हो गए संयुक्त, 2 हो गए उच्छिप्त और 1 हो गया आपका विशिष्ट। तो कुल कितने हो गए, 40 व्यंजन। प्यारे साथियों, तो यहाँ पर स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 40, और अयोवाह कितने होते हैं, 2। इन 2 की बात करें आगे, इस पर हम विशेष रूप से अलग से चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। पर ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है, इसको हम पढ़ते हैं अम। तो ये क्या होता है, सिरो रेखा के ऊपर बिंदु रूप में आता है, इसको हम अम पढ़ते हैं। और दूसरा देखिएगा, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। तो अनुस्वार एक वर्ण होता है, ठीक है, और कहाँ उनका उपयोग होता है, ये हमेशा सिरो रेखा के ऊपर जाते हैं, बिंदु रूप में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। एक और इससे मिलता जुलता होता है, वो होता है अनुनासिक, अनुनासिक। और अनुनासिक का प्रयोग कैसा होता है बोलिए, ये भी सिरो रेखा के ऊपर लगते हैं, लेकिन बोलो क्या है, अर्धचंद्र बिंदु के रूप में आते हैं। तो अनुसार बोलो क्या है, एक अयोवाह वर्ण है। और दूसरा बोलिए क्या होता है, दूसरा होता है विसर्ग, विसर्ग। और बोलो क्या है, ये किसी भी स्वर और व्यंजन के बाद में इस प्रकार से उसके अंत में लगाते हैं। अयोवाह का प्रयोग कहाँ होता है, क्यों इनको यहाँ पास में स्वर और वर्ण से, स्वर और व्यंजन से अलग कर दिया गया। अयोवाह जो शब्द है, देखिएगा कैसे होगा, इस शब्द को हम तोड़ते हैं और इस शब्द को तोड़ने के बाद में ही बोलो क्या होगा, इसकी परिभाषा और इसका अर्थ आपको क्लियर होगा। देखिएगा, यहाँ क्या आ रहा है, आप, फिर क्या आ रहा है, योग, और फिर बोलो क्या है, वाह। और यहाँ वाह का मतलब, वाही वाला नहीं, बोलो क्या है, वहन। वहन का मतलब होता है किसी को ढोना, ढोने का मतलब क्या होता है, किसी का वहन करना, किसी को कैरी करना। ना तो जिनका योग हो और ना तो क्या बोलिए जिनका वहन हो, मतलब ना तो वो स्वर के साथ जुड़ेंगे
और ना ही वह व्यंजन के साथ में जुड़ेंगे, ना तो उनको अपने साथ में लेके चलेगा और ना ही बोलो क्या है व्यंजन उनको अपने साथ में लेके चलेगा। वो क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। इसीलिए हमेशा अयोगवाह वर्णों का प्रयोग स्वर और व्यंजन के बाद में ही होता है, कभी इनके पहले नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो गए बोलिए आपके अयोगवाह, इनकी संख्या होती है 2। तो इस प्रकार से कुल वर्ण कितने होंगे? 53, स्वर होंगे 11, व्यंजन कुल होंगे 40, मूल होंगे 33 और अयोगवाह होते हैं संख्या में 2। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं हम इसके बाद में। फिर हम जो देख रहे थे कि ध्वनि, हमारे पास में जो भी ध्वनियां थी हमने क्या किया बोलिए, इनको लिखित चिन्ह दिया। और जैसे ही हमने ध्वनि को एक लिखित चिन्ह या संकेत दिए, और यही जो लिखित चिन्ह या संकेत थे ये क्या कहलाए? आपके वर्ण कहलाए। ठीक है, अब ध्यान देना, हमने क्या किया, किसी विशेष प्रकार की ध्वनियों को एक लिखित चिन्ह दिया और वो क्या बन गए? स्वर बन गए। इन्हीं में से कोई ध्वनियों को हमने चिन्ह दिया और वो क्या बन गए? व्यंजन बन गए। और इन्हीं ध्वनियों में से कुछ ध्वनियां थी जिनको बोले कि हमने अलग चिन्ह दिया, वो क्या बन गए बोलिए? हमारे पास में अयोगवाह बन गए। अयोगवाह, इसका मतलब मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। लेकिन लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। ध्यान देना, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या वर्णों का अपना अर्थ होता है? मैं कहूंगा का सा ला का, क्या अर्थ हुआ? मैं कहूंगा मासा मा का ला, क्या कुछ अर्थ हुआ? वर्णों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि बोलो क्या नहीं होगा, इनका एक व्यवस्थित समूह नहीं बनेगा। और जैसे ही वर्ण एक व्यवस्थित क्रम में इकट्ठे होते हैं, समूह बनाते हैं, तो ध्यान देना क्या करते हैं? अक्षर बनाते हैं। लेकिन बात यहां पास में यह है कि क्या अक्षरों का अर्थ होता है? तो सुनिएगा, अक्षरों का स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं होता जब तक कि किसी मूल शब्द के साथ में ना जुड़ जाए। तो ना तो वर्ण का अर्थ होता है और ना ही अक्षर का अर्थ होता है। अर्थ की शुरुआत ही शब्द से होती है। तो शब्द क्या होते हैं? शब्द अक्षरों या वर्णों का ऐसा क्रम, क्या बात करें कि व्यवस्थित क्रम होता है जहां से बोलो क्या होती है? अर्थ की शुरुआत होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अर्थ की दृष्टि से किसी भी भाषा की या हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? तो हमारा उत्तर बोलिए क्या होगा? शब्द होगा। परंतु क्या शब्द पूर्ण अर्थ देते हैं? पूर्ण अर्थ का मतलब यह कि आप यदि अपने मनोभाव, आपके मन के भीतर यदि कोई भाव उठा है, कि बात उठी है और आप किसी व्यक्ति को कहना चाहते हैं, तो क्या शब्द के माध्यम से आप उस व्यक्ति तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं? तो शब्द में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो आपके पूर्ण भाव को जो आपके मन में उठे हुए हैं तो उनको वो पूरी तरह से एक्सप्रेस कर दे, उनको पूरी तरह से बदला दे। क्यों नहीं बदला पाएंगे? देखिएगा, मैं कहूंगा आम, अब मैंने आम कहा तो मैं आम खाने वाले आम की बात कर रहा हूं कि मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं सोना, तो सोना मैं धातु की बात कर रहा हूं कि मैं सोने की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पास में क्या है? पीना, तो मैं किसकी पीने की बात कर रहा हूं? मैं पानी पीने की बात कर रहा हूं कि चाय पीने की बात कर रहा हूं? यहां पास शब्दों में ये क्षमता नहीं होती है कि वो पूर्ण अर्थ को बतला दें, सिर्फ अर्थ बताते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? क्या ध्वनि होगा? तो नहीं। क्या वर्ण होंगे? तो नहीं। तो क्या अक्षर होंगे? तो अक्षर भी नहीं। तो शब्द में ही वो क्षमता होती है जो अर्थ दे सकता है। तो अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होते हैं। तो फिर कौन सा है, कौन सा भाषा का ऐसा अंग है जो पूर्ण अर्थ को बताएगा? तो वो सिर्फ एकमात्र हो सकता है और वो होता है वाक्य। वाक्य में ही, सेंटेंस में वो क्षमता होती है जो किसी भी भाव को पूरी तरह से स्पष्ट कर सकता है, बता सकता है। तो आगे बढ़ते देखिएगा, हमको देखना है वर्ण। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या आते हैं? वर्ण। वर्ण की परिभाषा क्या होगी? किसे हम बोलेंगे वर्ण? तो हमने क्या देखा, जब किसी भी प्रकार की ध्वनियों को लिखित चिन्ह दिया था तो उन्हें वर्ण कहते हैं। तो वर्ण और क्या हो सकते हैं? तो ध्यान देना क्या है, ध्वनि के लिखित चिन्ह या संकेत क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ठीक है, क्या वर्णों को उच्चारित करने के लिए किसी प्रकार की अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। तो इसका मतलब बोलो क्या होगा? ध्यान देना, जो वर्ण होते हैं वह बोलो क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब अभी आपसे मैंने कहा कि सर वर्ण तो व्यंजन भी होते हैं, तो क्या व्यंजनों का उच्चारण बिना किसी व्यंजन या स्वर की सहायता से हो सकता है? तो हम इस पे आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि वर्ण बोलो क्या है?
स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकते हैं। मैंने यहाँ पास में ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि सभी प्रकार के वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकते हैं। कुछ वर्ण हैं जो बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकते हैं और कुछ वर्ण हैं जिन्हें उच्चारित करने के लिए अन्य वर्ण की सहायता लेना पड़ती है, उदाहरण के लिए व्यंजन। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पास में वर्ण कैसे होते हैं? वर्ण एक अखंडित होते हैं, वर्ण अखंडित होते हैं या अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य मतलब आप वर्ण को उसके बाद में और अधिक भागों में विभाजित या विखंडित या तोड़ नहीं सकते। अक्षर खंडित हो सकते हैं, अक्षरों को आप तोड़ सकते हैं क्योंकि अक्षर क्या होते हैं? वर्णों का समूह होते हैं, लेकिन आप वर्ण को दो भागों में नहीं तोड़ सकते। तो वर्ण कैसे होते हैं? अविभाजित होते हैं, अखंडित होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद में वर्ण कौन कौन से बोलता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके वर्ण दो हो सकते हैं। एक तो बोलो क्या होता है? स्वर। स्वर क्या थे? बोलिए वर्ण। इसके बाद में क्या थे? बोलिए व्यंजन वर्ण। और ध्यान देना हमारे पास में क्या थे? अयोग वर्ण। अयोग वर्ण, तो ये बोलो क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो ये हमने अभी वर्ण के बारे में बात करें कि वर्ण बोलो क्या होते हैं। तो वर्ण अखंडित ध्वनि होते हैं, वर्ण अखंडित आपके क्या होते हैं? लिखित चिन्ह होते हैं जिसको हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते और अधिक नहीं पढ़ सकते। ठीक है, और बोलो क्या है? वर्ण वे होते हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना क्या है, यहाँ पास में सभी वर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ वर्ण होंगे जिनको हम उच्चारित नहीं कर पाएंगे, उनको उच्चारित करने के लिए हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। प्यारे साथियों, आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी कारणों से आज की क्लास को छोटी करना पड़ रहा है और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम वर्ण को और अक्षरों को और उसके बाद में शब्दों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूँ। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। क्लास आपको अच्छी लगी हो, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।